हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा किंग लियर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। What is the fool's function in the play and what are examples of how he fulfills this function? यानी फूल का जो किरदार दिखाया गया है इस ड्रामे में, उसका क्या मकसद है और कुछ मिसालें देकर आपने इस बात को वाजे करना है कि उसका इस ड्रामे में जो मकसद है। तो इस सवाल के जवाब को इस तरह से मुकम्मल किया जा सकता है इन पॉइंट्स की मदद से, जैसे कि फूल क्या करता है, ही फूलिशली एनलाइटन्स द किंग वाइल रिडिक्यूलिंग हिज जजमेंट्स। यानी एक तरफ तो बादशाह ने उसे अपने साथ रखा होता है ताकि वो लतीफ़े वगैरह सुनाकर उसका जो है दिल खुश कर सके, लेकिन वो जो भी लतीफ़े वगैरह सुनाता है उनमें बहुत सा तंज होता है और बादशाह के लिए एक तरह से उसके जो भी फैसले उसने गलत किए होते हैं उन पे एक तरह से तनकीद होती है। वो मिसाल के तौर पे इन एग्जाम्पल्स को आप, ये जो कोटेशंस हैं, इन्हें आप अपने सवाल के जो जवाब है उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ स्पीच मार्क्स के अंदर वही अल्फाज लिखे हैं जो कि इस ड्रामे से लिए गए हैं। जो फूल कहता है, इफ अ मैन्स ब्रेन्स वर इन हिज हील्स weren't नॉट इन डेंजर ऑफ काइट्स। यानी बादशाह के फैसले पे वो इस तरह से कहता है कि अगर इंसान का दिमाग जो है वो उसकी एड़ियों के अंदर हो तो उसको कितना खतरा होगा छालों से जो कि पैरों में पड़ जाते हैं। यानी एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाता है। फिर इसी तरह से एक और जगह वो ये कहता है, यहाँ भी स्पीच मार्क्स के अंदर वही अल्फाज लिखे गए हैं जो कि इस ड्रामे में शामिल थे, तो इन्हें आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वाई टू पुट heads in, not to give it away to his daughters and leave his horns without a case। यानी इसका मतलब ये बनता है कि सिर्फ सर जो है वो दे दिया जाए, जैसे कि वो अपनी बेटियों को जायदाद वगैरह तकसीम कर रहा होता है, जबकि सींग सिर्फ पीछे रह जाएं और यानी एक खाली खौल जो है वो बच जाए। इस तरह से एक तरह से वो तंज कर रहा होता है कि असल चीज़ जो है वो उसकी बेटियों के पास चली जाती है, जैसे कि वो फिर बाद में उसे सारे इख्तियारात मिल जाने के बाद वो उसे निकाल देती हैं घर से। तो लिहाजा बराए नाम जो वो किंग रह जाता है उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से एक और जगह वो कहता है, इफ दाउ वेट माई फूल नंकल आईड हैव दी बीटन फॉर बीइंग ओल्ड बिफोर दाई टाइम। यानी बादशाह को एक तरह से वो तंज करता है कि अगर तुम मेरे अंकल होते तो मैं तुम्हें, माफ कीजिएगा, वो उसे अंकल कह के मुखातिब करता है और ये कहता है अगर तुम मेरे फूल होते, यानी जिस तरह कि उसकी ड्यूटी लगी होती है बादशाह को हंसाने की और फूल का किरदार अदा कर रहा होता है, तो वो कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई लगाता इस बात पे कि तुम अपने वक्त से पहले बूढ़े क्यों हो गए हो। यानी जैसा कि बादशाह जो है अभी हुकूमत करने की सलाहियत उसमें होती है, लेकिन सिर्फ वो हुकूमती मामला से यानी जान छुड़ाने के लिए वो अपनी बेटियों में वो तमाम चीज़ें मुंतकिल करना चाहता है, ताकि, और साथ ही ये भी चाहता है कि उसका नाम जो है बादशाह का वो अपनी जगह पर रहे, यानी उसे कोई काम ना करना पड़े। तो इस बात पर तंज करने के लिए फूल इस तरह से कहता है। तो लिहाजा इससे पता चलता है कि इस सवाल का जवाब कि किस तरह से फूल का क्या किरदार होता है इस ड्रामे के अंदर। तो इन पॉइंट्स की मदद से आप अपने जवाब को मुकम्मल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, How does Edmund trick his brother Edgar into fleeing? यानी एडमंड जो है वो अपने भाई एडगर को किस तरह से धोखा देता है और उसको वहां से भगाता है। इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि बाय कन्विंसिंग हिम दैट कॉर्नवॉल वाज एंग्री विद हिम। यानी वो उसको इस बात का यकीन दिलाता है कि कॉर्नवॉल जो है वो उससे बहुत सख्त खफा है और उस पर गुस्सा है, फॉर बीइंग ऑन एल्बनी साइड ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि वो एल्बनी की तरफदारी कर रहा होता है। और साथ ही उसको ये भी कहता है कि एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू लीव हिज हाइडिंग प्लेस बिकॉज कॉर्नवॉल न्यू ऑफ इट। यानी बेहतर है कि वो जिस जगह पर छुपा है वहां से भागकर निकल जाए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कॉर्नवॉल को उसकी इस छुपने की जगह का इल्म हो चुका होता है और ये भी सब वो झूठ कह रहा होता है सिर्फ उसे वहां से भगाने के लिए। Question number 15. How do Kent's actions with Oswald characterize him as a plain dealer? यानी केंट जो है वो ऑसवर्ल्ड के साथ जो रवैया रखता है उससे किस तरह से पता चलता है कि वो दरअसल एक बड़ा ही जबरदस्त कारोबारी इंसान है, या फिर एक तरह से वो अदले का बदला यानी कर देने की वो सलाहियत रखता है। दरअसल केंट जो है वो लियर का बहुत ही ज्यादा वफादार होता है और ऑसवर्ल्ड चूंकि बादशाह को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो केंट जो है वो ढके छुपे अंदाज में
इस बात का उससे बदला लेता है, जैसे कि ही एक्ट्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी वो इनडायरेक्ट तरीके बराह रास्त वो नहीं करता, बल्कि चोरी छुपे या ढके छुपे अंदाज में वो ऑसवर्ल्ड को सबक सिखाता है। ऑसवर्ल्ड डिसरिस्पेक्टेड द किंग, क्योंकि ऑसवर्ल्ड ने बादशाह के साथ बदतमीजी की होती है, तो एज अ सर्वेंट ऑफ द किंग इट वाज हिज ड्यूटी टू रिटेलिएट। और चूंकि कैंट जो है वो बादशाह का बहुत ही ज़्यादा वफादार खिदमत गुजार होता है, तो वो उसको अपनी ये जिम्मेदारी समझता है कि वो ऑसवर्ल्ड को उसकी इस बात का जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 16, How might Kant's line, "Nothing almost seems miracles but misery," serve as a motto for the play? यानी कैंट ये जो अल्फाज कहता है कि कोई भी चीज़ चमत्कार मालूम नहीं होती बल्कि सिर्फ मायूसी ही मायूसी है, तो ये किस तरह से इस खेल का एक तरह से मरकजी ख्याल कहलाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि कैंट्स लाइन, "Nothing almost seems miracles but misery" serves as the motto for the play because it shows on doing no wrong but one is still punished। यानी इससे ये पता चलता है कि इस ड्रामे के कई किरदार ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होता, जैसे कि कॉर्डिलिया खास तौर पे, और फिर भी वन इज पनिश, फिर भी उसको सजा मिलती है, जैसे कि ड्रामे के आखिर में दिखाया गया है कि उसे मार दिया जाता है। यानी बगैर गलती के सजा का मिलना, ये भी एक थीम है इस प्ले का, और कैंट का ये जो जुमला है ये इसी बात को यानी नुमाया करता है या इसकी तरफ इशारा करता है। Question number 17, how is Edgar's disguising himself as a bedlam beggar an example of social criticism in the play? यानी एडगर को जो भेस बदलना पड़ता है एक भिखारी का, तो ये माशरे के किस पहलू पर इससे तनकीद होती है? इसी तरह से why is Edgar's comment "Edgar, I nothing am" important to the meaning of the play? यानी एडगर जब ये बात कहता है अपने बारे में कि मैं एडगर कुछ भी नहीं हूँ, तो इस खेल के तनाजुम में अगर इस बात को देखा जाए तो ये किस तरह से अहम बात है? इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि पहला सवाल इस तरह से था कि ये जो भेस उसे बदलना पड़ता है तो माशरे की किस खराबी की तरफ ये इशारा करता है। इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को इस तरह से शामिल करेंगे कि ड्यू टू द क्रूअल्टी ऑफ हिज ब्रदर एडगर वाज फोर्स्ड इनटू पॉवर्टी, कि उसके अपने सगा जो उसका भाई है उसकी ज्यादती की वजह से उसको ये भेस इख्तियार करना पड़ता है। और सोशल स्टेटस अनडिजर्विंग फॉर द आयर टू ग्लॉस्टर्स वेल्थ, यानी गो के एडगर जो है वो ग्लॉस्टर जो कि खासा अमीर होता है उसकी जायदाद का वारिस होता है, लेकिन उसे उसकी तमाम जायदाद से महरूम रखने के लिए सिर्फ एडमंड जो है उसके साथ इस तरह से रवैया बरतता है कि उसे बिलाखिर एक फ़कीर का भेस बदल के रहना पड़ता है। और वो कहता है, एडगर सेज एडगर आई नथिंग एम, और ये बात इसलिए अहम है, इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज हाउ अ मैन is innocently accused becomes poor within a society which dictates that his birthright should place him in the upper class। यानी किस तरह से जब एक शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको उसकी जायज़ हक से यानी महरूम कर दिया जाता है और फिर वो गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है उसको, और किस तरह से ये बेरहम माशरा जो है वो उसको उसके जो पैदाइशी हक होता है उससे भी महरूम कर देता है, क्योंकि ये सारी साजिश जो होती है वो खुद उसी के भाई ने उसके खिलाफ की होती है, सारी दौलत उससे हथियाने के लिए। और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि किस तरह से शेक्सपियर ने माशरे में होने वाली ज़्यादतियों को अपने ड्रामों के अंदर मौजू बनाया। Question number 18. Why is Lear so angry that his servant Kent has been put in the stocks by Regan and Cornwall? यानी लियर जो है वो इस कदर गुस्सा क्यों होता है जब उसके खादिम कैंट को रीगन और कॉर्नवॉल जो है वो जेल में डाल देते हैं? तो इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है कि जैसे कि इट सीम्स लाइक दे आर रेडली अस्यूमिंग देयर हिज अथॉरिटी, यानी जब वो खुद से फैसले करने लगती हैं और बादशाह के बहुत ही वफादार इस खादिम को यानी कैंट को वो अपनी मर्जी से सजा देती हैं, तो इस बात पर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो
गोया बादशाह के इख्तियारात जो हैं उनमें मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। बाय पनिशिंग हिज सर्वेंट हु फॉल्स डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल, क्योंकि वो उसके उस नौकर को सजा दे रही होती है जिसका कंट्रोल जो है बादशाह के पास होता है, यानी उनका कोई इख्तियार नहीं होता कि वो उसको कुछ कह सकें, लेकिन फिर भी वो उसे सजा देती हैं विदाउट कंसल्टिंग हिम एज इफ ही नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और वो बादशाह से मशवरा करना भी गवारा नहीं करती जैसे कि उसकी कोई हैसियत ही ना हो। तो इस पर यकीनन बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। Question number 19. What is Regan's first response when Lear complains of his treatment at the hands of her sister? यानी जब बादशाह शिकायत करता है रीगन से उसकी जो दूसरी बहन होती है उसके मजालिम पर, तो रीगन का क्या रद्द अमल होता है? तो इस सवाल के जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है कि हर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट हर सिस्टर इज मियरली परफॉर्मिंग हर ड्यूटी एंड शुड नॉट बी ब्लेम्ड, यानी वो अपनी बहन का पूरा साथ देती है और जवाब में सिर्फ इतना ही कहती है कि जो उसकी बहन कर रही है वो तो सिर्फ अपनी यानी कि फ़राइज़ अंजाम दे रही है और उसे इसके लिए इल्ज़ामदेह नहीं ठहराना चाहिए और वो यानी कि ठीक कर रही है। अब हम बाकी के सवालात को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।